बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी आवाज़ कुछ बेहतर हुई। अगरचे जी मैं हाँ। अभी दो प्रोग्राम से फारिग हुआ हूँ तो कोई इश्यू नहीं था, लेकिन शायद ये स्ट्रीम यार्ड में कोई इशू आता है। बहरहाल, जी आप हाँ। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों का, आपके पैनलिस्ट का और आपके सुनने वालों का शुक्रिया। आपने बहुत अहम मौजू के ऊपर ये वेबिनार का इनेकाद किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों में पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, जिसमें लोगों को बुनियादी तौर पे ये मौजू कन्वे हो कि फ़लस्तीन का मसला है क्या, उसकी पाकिस्तान के साथ लिंकेज क्या है, उसकी मसला कश्मीर के साथ लिंकेज और कनेक्शन क्या है, और बतौर पाकिस्तानी हमने इस मसले पे क्यों रोल प्ले करना है, बतौर इंसान क्यों रोल प्ले करना है, बतौर मुसलमान क्यों रोल प्ले करना है, और बतौर एक ह्यूमन बीइंग जो है वो हमने क्यों इसके ऊपर बातचीत करनी है, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पर क्यों बातचीत करनी है। तो ये सारे मौजूआत हैं कि जो इसके साथ जो है मरबूत हैं। अब ये कि चूंकि मौजू आपका है कि खुद सैहोनिज्म जो है ना वो क्या है, तो मैं आपको अर्ज करूं कि अभी चंद दिन पहले देखा होगा कि एक प्रोग्राम होता है अमेरिका में। क्या अभी मेरी आवाज क्लियर है? काइंडली मुझे। जी जी, अगर आपकी आवाज़ बिल्कुल जी, क्लियर आई शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया आप शुक्रिया शुक्रिया। अमेरिका में अभी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है न्यूयॉर्क में कल, और उस प्रोग्राम में हजारों की तादाद में यहूदी शामिल थे। ये यहूदी इसराइल की मौजूदा इकदामात के खिलाफ नारे लगा रहे थे। ये यहूदी सेहनिज्म के और सेहनी हुकूमत के खिलाफ जो है वो स्टैंड ले रहे थे और बात कर रहे थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों के दरमियान क्या फर्क है। तो मैं आपको ये अर्ज करूं कि जाहिर है बुनियादी तौर पर यहूदियत एक मजहब है, और हर मजहब आया तो इसीलिए है कि वो आने के बाद अपने से आइंदा आने वाले नबी को, और हर नबी जो है वो बुनियादी तौर पे नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है वो जमीना साजी करने का काम करते रहे। इसी तरीके से जो अदियान है उनको अगर आप एक क्लासेस समझें तो वो भी उस आखिरी क्लास के लिए बुनियाद फराम करने का काम करती हैं। लिहाजा यहूदियत भी आई है तो इसलिए कि वो इस्लाम की बुनियाद फराम करे, यानी यहूदियत यानी हजरत ईसा और हजरत मूसा जो काम लेकर आए वो यही था कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत हो और उनकी उम्मत जो है वो बना जाए। मगर ये कि कुछ लोगों ने तहरीफ की दीन के अंदर और उसको अपने मकतब और दीन का नाम जो है वो दे दिया। 1900 1900 में, यानी आज से तकरीबन 120 साल कबल, जो यहाँ सब इस एरिया फलस्तीन जिसे हम कहते हैं, इस फलस्तीन का सेंसस आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और ये सेंसस वो है जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में भी है, और यही सेंसस है कि जो ऑटोमन एम्पायर ने उस वक्त जो है वो जारी किया था। उस सेंसस के मुताबिक इस सरजमीन पर मौजूद यहूदियों की तादाद 6500 थी, और इस सरजमीन पर मौजूद क्रिश्चियन की तादाद 14,000 कुछ सौ थी, और इस सरजमीन पर मौजूद फलस्तीनियों की तादाद जो है वो 7,56,000 कुछ कुछ अफराद थी। और टोटल जो यरूशलेम का उस वक्त वो था म्यूनिसिपैलिटी थी, उस म्यूनिसिपैलिटी में जो यहूदी वोट था वो 101 वोट था। ये है यहूदियों की यहां पर तादाद। लेकिन होता क्या है कि एक तफक्कुर और एक आइडियोलॉजी जो यहूदियत को लीड करती है, जो अल्टीमेटली यहूदियत की जगह ले लेती है, जिसे ज़यनिज़्म इंग्लिश में और सहूनी जो है वो उर्दू में कहा जाता है, ये उनकी जगह ले लेते हैं। ये उनका एक इत्तेहा पसंदाना वर्जन डेवलप होता है। इसको लीड करता है थियोडोर हर्जल, और बुनियादी तौर पे वो 2 पॉइंट एजेंडा लेकर आगे चलते हैं। पहला पॉइंट एजेंडा ये है, वो ये कहते हैं कि हम कोई मजहब नहीं है अकेले, बल्कि हम एक नेशनैलिटी हैं। नेशनैलिटी हैं यानी हम बनी इसराइल हैं, और ये सरजमीन जो है वो बनी इसराइल की सरजमीन थी, ये हमारी जाए पैदाइश थी। इस सरजमीन से हम जो है वो हमने इस दुनिया के अंदर जो है वो आगाज किया है। लिहाजा ये सरजमीन हमें दोबारा वापस मिलनी चाहिए। ये एक पहला कि हम नेशनैलिटी हैं, हमारी नेशनैलिटी जो है वो बनी इसराइल है, और ये सरजमीन बनी इसराइल की सरजमीन है। इस थ्योरी और आइडियोलॉजी को उन्होंने नाम दिया प्रोमिस्ड लैंड का, और उसको कनेक्ट किया तौरात के साथ कि तौरात में, अलबत्ता ये मैं जो है वो तहरीफ शुदा तौरात की बात कर रहा हूँ, कि तौरात में हमें अल्लाह ने हमसे ये वादा किया कि इस सरजमीन पर जो है वो हमें हुकूमत देगा, और दुनिया पर हमारी हुकूमत की जो वो होनी है उसकी जो बुनियाद फराम होगी वो इस सरजमीन पर हुकूमत से होगी। लिहाजा जैसे हम मुसलमान खा शिया हैं खा सुन्नी हैं, प्रोमिस्ड लैंड के कायल हैं, यानी सरजमीन मऊद के कायल हैं। हम कहते हैं कि एक मेहदी मऊद के कायल हैं, प्रोमिस्ड लैंड के नहीं बल्कि प्रोमिस्ड पर्सनैलिटी के कायल हैं। हम कहते हैं कि हजरत मेहदी अजल्लल्लाहु ताला फरज शरीफ का वादा किया है अल्लाह ने, कुरान में वादा किया है, हदीस में वादा किया है। अल्लाह ने ये वादा किया है कि इस सरजमीन पर अल्लाह के निजाम को कायम होना है और हजरत मेहदी की हुकूमत कायम होनी है। बिल्कुल कॉन्ट्रेरी टू दैट, वो ये समझते हैं कि ये सरजमीन मऊद है, यानी प्रोमिस्ड लैंड है, और इस सरजमीन का हमसे वादा किया गया है जब ये सरजमीन हमारे पास आएगी तो फिर पूरी दुनिया पर हमारी हुकूमत का ख्वाब
पूरा होगा। लिहाजा ख्वाब हुकूमत दुनिया पर करना है, लेकिन इस सरजमीन की ज्योग्राफिकल पोजीशन, इसकी जियोपॉलिटिकल पोजीशन, इसकी हिस्टोरिकल पोजीशन, इसकी इकोनॉमिकल पोजीशन, ये यानी अगर इस पे बात करें तो बहुत टाइम चाहिए। ये 3 दुनिया के बराज़मों का लिंकेज पॉइंट है, ये दुनिया के कदीम 3 रूट्स इसके अंदर हैं। यहाँ वो सरजमीन है कि जिस सरजमीन से आप ये समझे कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल के जितने लिंक्स हैं और ऑयल के जो चोक पॉइंट्स हैं वो इसी सरजमीन के अंदर हैं। यानी इस सरजमीन का, इसको हम एक इंटरनेशनल रिलेशन में एक थ्योरी पेश करते हैं, हार्ड लैंड की थ्योरी। यानी जिसका मतलब ये, जैसे आप बॉडी के अंदर हार्ट देखते हैं कि हार्ट जिसके पास है तो वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। बस हार्ट लैंड थ्योरी ये है कि दुनिया के अंदर एक हार्ट है और दुनिया का वो हर्ट जिसके कब्जे में है वो पूरी दुनिया पर रूल करेगा। लिहाजा ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, लेकिन सबसे बढ़कर ये रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। और वो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये सरजमीन मऊद है, यानी इस सरजमीन का हमसे वादा किया गया है। लिहाजा वहां से उन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट की बैक टू होम के नाम से, और इस पूरे यूरोप से और अमेरिका और पूरी दुनिया से उन्होंने अर्ज फलस्तीन पर आने का सिलसिला शुरू किया। कुछ माइग्रेशन हुई और इस माइग्रेशन का अगला मरला ये हुआ कि जब पहली जंग अजीम हुई तो इस सरजमीन के ऊपर जाहिर है ये ऑटमैन एम्पायर के उसमें था, डोमेन में था। ऑटमैन एम्पायर हार गई, यानी खिलाफत उस्मानिया। उसके हारने के नतीजे में ये एरिया टेक ओवर कर लिया ब्रिटिश ने, ये ब्रिटिश मैंडेट का हिस्सा करार पाया। ब्रिटिश ने मुसलमानों की उस खौफ और ताकत से खौफजदा होके इनको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया, अपने मैंडेट के इलाकों को छोटे छोटे ममालिक बना दिए, और उन ममालिक के अंदर इस थ्योरी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए बैक टू होम वाली, ताकि मुसलमानों के ऊपर एक चेक भी डेवलप हो जाए। और मुसलमानों के, जैसे इमाम खुमैनी ने कहा कि मुसलमानों के कल्ब में एक खंजर के तौर पर उन्होंने इसराइल के वजूद के लिए जमीना साजी की और उसको बालफोर्ड एग्रीमेंट के जरिए से उसको लेजिटिमाइज किया। फिर अगले मरले में सेहूनियों ने जो है एक वाकया हुआ जिसे आप बिल्कुल सारी दुनिया जानती है कि जिसका कहा जाता है कि होलोकास्ट हुआ। होलोकास्ट खुद एक ऐसी मिथ है कि जिसके ऊपर बात करने की जरूरत है कि होलोकास्ट, यानी अगर वाकई होलोकास्ट हुआ है तो फिर होलोकास्ट पे आपको रिसर्च की इजाजत देनी चाहिए। लेकिन इस वक्त यूरोप के तमाम ममालिक में कानूनन बैन है, आप होलोकास्ट को क्वेश्चन नहीं कर सकते। होलोकास्ट यानी यहूदियों का कत्लेआम किया गया। लिहाजा यहूदियों का कत्लेआम किया गया, कहां पर हुआ है जी? यूरोप में हुआ है। यूरोप के किस मुल्क में हुआ है? जर्मनी में हुआ है। किसके हाथों हुआ है जी? क्रिश्चियंस के हाथों हुआ है। किस रेस के हाथों हुआ है? जर्मन के हाथों हुआ है। यानी जिसके जो नस्ल है वो जर्मन नस्ल है, जो करने वाले हैं वो ईसाई हैं अकीदा के लिहाज से। जिस सरजमीन पर हुआ है वो यूरोप का एक हिस्सा है, लेकिन इसकी सजा किसको मिलनी है? उनको कंपनसेट कहां करना है? वो अर्ज फलस्तीन में, यानी मुसलमानों के ऊपर और अरबों की सरजमीन के ऊपर। लिहाजा उनको वहां से लाके यहाँ बसाया जाता है और बुनियादी टारगेट ये है कि इस सरजमीन पर डेमोग्राफिक चेंज, आबादी का तवाजुन जो है वो चेंज किया जाए और यहाँ पर इनकी आबादी जो है उसको एक डोमिनेंट पोजिशन दे दी जाए। लिहाजा पहली जंग अजीम और उसके बाद दूसरी जंग अजीम में जब ये वाकया हो जाता है जर्मनी में, तो लाखों की तादाद में यहूदी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हगाना की और इसी तरह फिर बेन गुरियान की अगर आप मूवमेंट्स देखें तो ऐसी मूवमेंट चलाती हैं कि पूरा क्रशिंग ताकत का हर तरह का इस्तेमाल करके फलस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल किया जाता है। इसे यौम नकबा कहा जाता है, यानी ये अजीम तबाही, जिसका मतलब है एक दिन के अंदर 7 लाख से ज्यादा लोगों को घर बदर कर दिया गया, उनसे उनकी जमीनें ले ली गई, उनके घर ले लिए गए, उनकी जायदादें ले ली गई, उनका पानी ले लिया गया, उनकी एग्रीकल्चर ले ली गई, उनकी रिसोर्सेज ले लिए गए। फलस्तीनी दुनिया में सबसे दरबदर कौम करार पाई, वो अपने मुल्क से ज्यादा दूसरे मुल्कों के अंदर चले गए और लाखों लोगों को शहीद, हजारों लोगों को शहीद किया गया, हजारों बच्चों को शहीद किया गया। बदतरीन इस्तेसाल हुआ तारीख इंसानी के अंदर। और बहाना क्या बनाया गया कि चूंकि यहूदियों पे जुल्म हुआ है, इनको सरजमीन देनी है, इनको होमलैंड देना है। दरअसल क्या होगा कि एक छोटा जुल्म जो है, अगर फर्ज करें हम उसको मान भी लें, उसको कंपनसेट करने के लिए आपने इतने आलमगीर जुल्म की बुनियाद रखी कि आपने लाखों लोगों को उसका शिकार किया। इसके पीछे अमेरिका का प्रेसिडेंट रूजवेल्ट था, इसके साथ जो है वो ब्रिटिश थे और इसके जरिए से उन्होंने प्रैक्टिकली ये फिजा बनाई कि इस सरजमीन पर फिर पहले 2 स्टेट थ्योरी के नाम से और 1948 में उन्होंने बाकायदा इसराइल का क्याम जो है वो अमल में लेके आ गए। इसको अब उन्होंने पोलिटिसाइज किया, इस थ्योरी को सेहूनिज्म की, और इस थ्योरी को पोलिटिसाइज करके इसका नाम रखा ग्रेटर इसराइल। लिहाजा आज जो आप नक्शा देखते हैं इसराइल के क्रेस्ट के बाहर लगा हुआ, जिसमें इस सरजमीन को उन्होंने तोसी देनी है, यानी आ तो गए यहाँ पे, यहाँ उन्होंने एक बुनियाद तो बना ली लेकिन एक्सटेंशन करनी है, उसकी एक्सपेंशन उसकी रूह के अंदर है। लिहाजा एक्सपेंड करके कहां तक जाना है, एनेक्सेशन करके कहां तक जाना है, वो कहते हैं कि हमने जाना है
दजला और फुरात के पानियों तक। लिहाजा ये कल इस्लामी ममालिक के जो वो सारे का सारा हमारे कंट्रोल में होगा, और ये उनके ख्याल में इस सरजमीन पर जब हमारी हुकूमत कायम हो जाएगी तो उसके नतीजे में पूरी दुनिया पर हमारी हुकूमत कायम होगी। लिहाजा यहाँ पर जो हुकूमत है ये यहूदी हुकूमत नहीं है, ये सहूनी हुकूमत है, ये सहूनी वर्जन है उसका। यही लीड कर रहा है इस वक्त अमेरिका को, यही लीड कर रहा है इसराइल को, यही लीड कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ जितनी कॉन्स्पायरेसीज होती हैं उसको। और प्रैक्टिकली इस वक्त जो है वो ज्यूज बहुत कम रह गए हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर सेहोनिज्म है कि जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यह है कि इस सेहोनिज्म का अल्टीमेट टारगेट क्या है? इनका अल्टीमेट टारगेट ये है कि आपने ये सुना कि ये क्यों किया गया है। जैसे 9/11 की बात हम करते हैं ना, 9/11 क्या है? 9/11 एक प्रिटेक्स्ट बनाया गया कि जी हमारे इलाकों में हमले हो गए, हमारे टावर्स तबाह हो गए, हमारे ऊपर बदतरीन दहशतगर्दी हुई। इसको बुनियाद बना के उम्मत मुस्लिमा के ऊपर एक जंग लॉन्च कर दी गई, और उसमें आ गए इसमें इराक में आ गए, अफगानिस्तान में आ गए, पूरी वार जो है वो उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ इन्होंने जारी कर दी। इसी तरह का एक मॉडर्न 9/11 हुआ है, जो दरअसल एक गेम थी, एक कॉन्स्पायरेसी थी और एक साजिश थी, लेकिन उसका अल्टीमेट हदफ इन्होंने ये लेने की कोशिश की कि उसके नतीजे में ये इसराइल की तोसी कर रहे थे। और वो क्या था? वो ये था कि जिसे आप दाइश के नाम से जानते हैं, चाहे दाइश जो है वो इस सरजमीन को पैरालाइज कर देगी, सीरिया की हुकूमत का रूल खत्म हो जाएगा, इराक की हुकूमत का रूल खत्म हो जाएगा, मुकद्दस मकामात को तबाह कर देंगे, बदतरीन दहशतगर्दी करेंगे, यहाँ पर गर्दनजनी करेंगे, लोगों को जिंदा जलाएंगे, टैंकों के नीचे देंगे, इज्तिमाई कत्ल करेंगे। इस पूरे इलाके को क्रशिंग रिस्पांस के जरिए से इस सारी सरजमीन से लोगों को इतना खौफ फैलाएंगे कि कोई बंदा इस सरजमीन पर रह नहीं सकेगा। और यही हुआ, ये पूरा एरिया, लाखों की आबादी यहां से निकली, लोग जो है वो पनागजीन हो गए, कोई इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो गए, और कुछ जो है वो तुर्की की साहिल की उसके बॉर्डर के ऊपर आकर बैठ गए, यूरोप की तरफ जो इन्फ्लक्स स्टार्ट हुआ, और ये पूरी सरजमीन खाली हो गई। और अब ये बिल्कुल इस तैयारी में थे, चूंकि इनको बैक एंड सपोर्ट नुसरा को, दाइश को इसराइल प्रोवाइड कर रहा था, इनके हॉस्पिटल्स के अंदर इसको सारी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडेड थी, मेडिकेशन प्रोवाइडेड थी, फाइनेंस प्रोवाइडेड था। तो ये था कि उसके बाद वो इसराइल को एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि आगे तो सीरिया का रास्ता है और सीरिया में कोई हुकूमत नहीं है, आगे इराक है, इराक में कोई हुकूमत नहीं है, और दाइश जो है वो, जो इनके साथ पहले ही वो सिंक्रोनाइज थी, वो दरमियान से हट जाएगी और ये पूरा एरिया जो है ये टेक ओवर कर लेंगे। लेकिन ये काम मुजाहमत के लोगों ने नहीं होने दिया, इमाम मेहदी के लोगों ने नहीं होने दिया, और वो जब इन्वॉल्व हो गए तो सूरत हाल ये हुई कि वो इसराइल जो ग्रेटर इसराइल के ख्वाब देख रहा था, उसी इसराइल के इस बॉर्डर के ऊपर जो है वो हिजबुल्लाह आ गई, अशीदुशाह भी आ गई, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज आ गई, और साथ ही जो है वो ईरान की अपनी फोर्सेज भी आ गई सीरियन हुकूमत के रिक्वेस्ट पर इसराइल के खिलाफ। नतीजा क्या हुआ कि इस सारी सरजमीन के ऊपर जो रेजिस्टेंस की पावर्स हैं, उन्होंने इतना मजबूत नेक्सस जो है वो क्रिएट कर लिया कि अब इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल बनने का ख्वाब है वो बिल्कुल शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। और यहीं से यहूदियत के इस नजरिए का डिक्लाइन स्टार्ट हो रहा है, यहीं से यहूदियत जो है वो इस नजरिए के हवाले से बदतरीन बुहरान की तरफ जा रही है। और वो बुहरान ये होगा कि जो अहदाफ उन्होंने बयान किए थे कि एक ऐसी सरजमीन की जहां लॉ एंड ऑर्डर होगा, पीस होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी, वहां आप सब लोगों को लेके जाएंगे, आपके बच्चों का मुस्तकबिल होगा, वहां आपको लोगों को लेके जाएंगे, उसके बाद यहां से हम इस सरजमीन को एक्सपेंड करेंगे, फिर हम इतना दजला फुरात तक पहुंच जाएंगे, फिर पूरी दुनिया पर हमारी हुकूमत कायम होगी। ये जो ख्वाब था, चूंकि एक पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट ये होती है कि जिसकी सृष्टि में फैलना है, जब आप उसके फैलाव के अमल को रोक देते हैं तो वो अंदर से टूटना शुरू होती है। इस वक्त जो सहूनी हुकूमत है, चूंकि अननेचुरल है, चूंकि उसकी बुनियाद जो है वो रखी गई है स्पेकुलेशंस के ऊपर, साजिश के ऊपर, कॉन्स्पायरेसीज के ऊपर, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन इस वक्त वहां की ये है कि इस वक्त वहां बदतरीन सियासी बहरान है। इस वक्त वहां आपके इल्म में है कि ये 4 मरतबा वहां पार्लियामेंट में इलेक्शन हो चुके हैं, और चौथी मरतबा इलेक्शन के बाद भी इसको नेतन्याहू को कहा गया था कि आप हुकूमत बनाएं, नेतन्याहू हुकूमत नहीं बना सका। उसके बाद उन्होंने अभी अपोजिशन को कहा कि आपके पास जो है वो 30 डेज है, आप हुकूमत बनाएं। अगर ये ना हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि चौथी मरतबा भी हुकूमत जो है वो मुअत्तल हो जाएगी, और 5वां इलेक्शन 2 साल के पीरियड के अंदर कराना पड़ेगा। हैवीली डिवाइडेड है इस वक्त उनकी पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स, ताकि वो इस सिचुएशन से कैसे निकले। इसी तरीके से आपके इल्म में है कि उनके यहाँ इस वक्त जो है सोसाइटी के अंदर अरब और यहूदियों के दरमियान, और फिर जो कलर्ड एक मसला है कि जो यहूदी आए हैं यूरोप से और अमेरिका से वो व्हाइट हैं, और जो यहूदी आए हैं अफ्रीका से और एशिया से वो ब्लैक हैं या कलर्ड हैं, उनके दरमियान शदीद तरह के
मसाइल जो है वो शुरू हो गए हैं, चूंकि ये बेचारे अंडर प्रिविलेज्ड हैं और वो बहुत ज्यादा हाईली प्रिविलेज्ड हैं, इनके दरमियान शदीद मसाइल शुरू हो गए, सोसाइटी में क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए। और फिर अभी ऊपर से गजा की जब जंग शुरू हो गई तो उस जंग के नतीजे में जो क्रशिंग रिस्पांस आया है फलस्तीनियों की तरफ से वो इतना ज्यादा है कि पूरा इसराइल, थ्रू आउट इसराइल, मशरक व मगरब तक, उसके सारे बड़े शहर और अहम स्ट्रेटेजिक पोस्ट और इलाके जो है वो निशाना बनना शुरू हो गए। तो इस सारे ने इसराइल, कौन सा इसराइल था, यानी वो जो सहूनी इसराइल है, वो कौन सा इसराइल है, अनडिफीटेबल। वो इसराइल है जो तारीख में हमेशा 2-3 घंटों में अरब कंट्रीज को टेक ओवर करता है, उनके कैपिटल्स टेक ओवर करता है। वो आज अपने कैपिटल को नहीं बचा पा रहा, वो आज अपने अंदर जंग को रोक नहीं पा रहा। वो नहीं कर सकता कि जंग गजा में रहे और जंग जो है वो मगरबी किनारे पे, मशरकी किनारे में रहे, लेकिन फलस्तीन के अंदर या इसराइल के अंदर ना है। जंग इस वक्त इसराइल के अंदर जा चुकी है। वो इसराइल के जो जिन्होंने स्ट्रेटेजिक डेप्थ के उन्वान से ग्रेटर इसराइल बनना था, आज वो इसराइल इतना छोटा और कोता हो गया है कि ये छोटे मिसाइल उसकी पूरी की पूरी जो आप ज्योग्राफी है उसको टेक ओवर कर चुके हैं। और इसराइल इस वक्त अपने मुल्क के अंदर अपनी जंगी मशकें भी नहीं कर सकता है, इतना छोटा साइज है बाज इलाकों के अंदर से उसका। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में इसराइल का इस वक्त रिवर्स गेयर लग गया है, सेहनिज्म का आइडिया नाकाम हो गया है महदवियत के हाथों, और एक बार फिर खैबर की तारीख रकम हुई है। और ये जो किला है सहनिज्म का, ये एक मरतबा फिर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बेटों के हाथों और उनकी सपोर्ट के साथ मिसमार होने जा रहा है। लिहाजा सहनिज्म एक बहुत ही खतरनाक थ्योरी है, आइडियोलॉजी है, जिसके जरिए से पूरी दुनिया के वसाइल पर कब्जा करना मकसूद है। उसकी बुनियाद इस सरजमीन पर रखी जानी थी, यहां से उसकी एक्सटेंशन करके उन्होंने पूरी दुनिया पे एक ऐसा ज्योग्राफिकल पोजीशन ले लेनी थी कि दुनिया उनको जो है वो नेग्लेक्ट ना कर सके। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मकतब अहले बैत की कोशिशों से, इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा की कोशिशों से, बिलखसूस आका खामनई की कोशिशों से, और फिर पूरी दुनिया में जो मजलूमीन की हिमायत है उसके जरिए नतीजे में आज इसराइल का सहर पाश पाश हो गया है। आज उसकी ताकत की हैबत खत्म हो गई है, आज उसकी जो पावर थी, मिलिट्री माइट, वो बिल्कुल शैटर हो चुकी है। और आज जो उसकी थ्योरी थी, जिसकी बुनियाद पे, जो सेनिज्म की जो आपका क्वेश्चन था, जिसकी बुनियाद पे उनकी स्टेट खड़ी है, जैसे पाकिस्तान की थ्योरी क्या है, ये टू स्टेट की थ्योरी है कि भाई हम आपका नहीं रह सकते, लिहाजा में अलग वो दे दो, और हमने एक ऐसी सरजमीन लेनी है जहां इस्लाम की असूलों की बुनियाद पर जिंदगी बसर करें। पाकिस्तान की ये थ्योरी पाकिस्तान की जड़ें प्रोवाइड करती है। अगर हमारी जड़ें में और हमारे दरमियान डिसकनेक्शन आ जाए, ये पौधा सूख जाएगा। लिहाजा आपकी, हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की भी हिफाजत करें। और उस उन्वान से जब हम इनको देखते हैं तो इनकी नजरियाती सरहद क्या है, वो ग्रेटर इसराइल है, वो सरजमीन मऊद है। इस सरजमीन मऊद के जो आइडियोलॉजी और थ्योरी है, उसके मुकाबले में महदवियत की कुव्वतों ने आकर उनका रास्ता रोक दिया है। और जो महदी मऊद की आइडियोलॉजी है, उसके जो दुनिया में मराकज बयान किए गए हैं, उसके हवाले से हर आने वाले दिन एक नया मरकज जो है वो रेजिस्टेंस की पावर्स के हाथों में आ रहा है, यानी महदवियत की कुव्वत के हाथों में आ रहा है। लिहाजा अमली तौर पे उनके लिए फिजा जो है वो साजगार होती जा रही है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस सेवनिज्म का ये चेहरा पूरी दुनिया को पेश करें, इसकी इल्मी बुनियादें पेश करें, इसके मबानी पेश करें, इसकी कंस्पिरेसीज पेश करें, इसकी जो इन्होंने जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म दिए हैं उसको पूरी दुनिया के सामने बयान करें, इन्होंने जिस तरीके से दुनिया को एक्सप्लॉइट किया है उसको बयान करें, इनका जो हकीकी चेहरा है वो बयान हो, और दुनिया को ये शेल्टर ना मिले कि ये एक मजहब है और इन्हें यहाँ पर रहने की इजाजत होनी चाहिए। नहीं नहीं, ये खालिस्तन इंतहा पसंदों का एक मजमू है जो इसराइल के अंदर है। ये यहूदी नहीं है, ये सेहूनी है, जो बुनियादी तौर पर ताकत का और कुव्वत का हर तरह का इस्तेमाल जायज समझते हैं अपने मफादात के असूल के लिए। और उनकी निगाह में उनका मफाद ये है कि वो क्रशिंग रिस्पांस दें तमाम मुसलमानों को, जिस तरीके से भी, खास साजिश के जरिए, ब्रूटैलिटी के जरिए, और उनको उनकी सरजमीन के अंदर उनको वीक करें, और इस सरजमीन पर ग्रेट इसराइल का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर करें, जो अल्लाह के हुक्म से और बहरहाल मुजाहमत के ब्लाक की एफर्ट से और बहुत ज्यादा शहदा की कुर्बानियों के नतीजे में आज ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता है। और आज वो इसराइल जो ग्रेटर होने के ख्वाब देखता था, अपने गिर्द कंक्रीट की दीवारें खड़ी करके दरअसल खुद को एक आप कह लें कि एक वाल के अंदर, यानी वाल्ड होना भी है, और जैसे एक आप कहते हैं कुआं, तो एक वेल के अंदर जो है ना वो खुद को महसूर कर रहे हैं। और जैसे ही वो महसूर होंगे तो आप ये ज़हन में रखें कि जिसकी सरिश्त में फैलना है, जब वो एक जगह रुक जाएगा तो उसके अंदर जो है वो क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त मौजूदा सेहूनी हुकूमत शदीद क्रैक्स का शिकार है, मिलिट्री के उन्वान से, पॉलिटिक्स के उन्वान से, इस डिफेंस के उन्वान से, और सोसाइटी के उन्वान से। और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये जो ख्वाब देखा है, ये जो हकीकत बनेगा इंशाल्लाह,
आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने, रहबर मुअज़्ज़म ने, कि जो उन्होंने बयान किया है वो ऑन ग्राउंड्स है, वो रियलिटीज की बुनियाद के ऊपर है, वो जस्ट एक मिथ नहीं है, क्योंकि कोई इस लीडरशिप ने कभी मिथ पे बात नहीं की, वो कैलकुलेटेड है। और उनकी कैलकुलेशन ये है कि इसराइल जो है वो 2 दहाइयां मैक्सिमम जो है वो 25 साल की बात की गई, उसमें से कुछ साल गुजर गए, 2 दहाइयां नहीं गुजार सकता। और इस वक्त जो मैं देख रहा हूं, जिस तरीके से इसराइल की हैबत जो है वो बिल्कुल पाश पाश हो गई है, इसराइल के लिए अब सर्वाइवल जो है वो नामुमकिन है, और उसका बहुत तेज डिक्लाइन, मोमेंटम पकड़ गया उसका डिक्लाइन, ये शुरू हो गया है। हमें इस गिरती दीवार को धक्का देना चाहिए, अवामी फिजा के जरिए से, इंटेलेक्चुअल फिजा के जरिए से, रवाबत के जरिए से, शिया सुन्नी यूनिटी के जरिए से, चूंकि दुश्मन इससे सो इस्तेफादा करने की कोशिश करता है, और पूरे पाकिस्तान में एक स्टैंड्स के जरिए से, ताकि हमारी हुकूमतें हमारी विल को रिफ्लेक्ट करें और फलस्तीन की हिमायत में बात करें और आलमी फिजा बने, जिसके नतीजे में फलस्तीनियों की सपोर्ट बढ़ती जाए। और आपका ये वेबिनार, आपकी ये कॉन्फ्रेंस भी मैं उसी कनेक्शन में समझता हूँ, और उसी उन्वान से मैं अभी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि हमारा यहाँ हाजिर होना जुल्म के मुकाबले में मजलूमी की हिमायत में शुमार किया जाए, और एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा करार पाए, जिसके नतीजे में हम इन साजिशी अनासर को और उनका हकीकी चेहरा जो दुनिया के सामने बेनकाब कर सके। कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ, वरना फिर इजाजत चाहूँ। जी, इनका ही आपके ममनून मशकूर है कि आपने अपने मसरूफियत टाइम निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा हुआ। इंशाल्लाह